हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस ऐसे तो कई सारे होते हैं जिसमें मोस्टली हम डील करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शंस जो पहले से पाइथन की लाइब्रेरी में बने हुए हैं, हम सिर्फ उन्हें यूज करते हैं। जैसे कि len लेंथ फंक्शन का यूज करके हम किसी भी लिस्ट की या फिर किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट कर सकते हैं। मैक्स फंक्शन का यूज करके आप किसी भी लिस्ट में एक मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से min फंक्शन का यूज करके आप एक लिस्ट में सबसे छोटा नंबर निकाल सकते हैं। तो ये सब के सब होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी बने हुए हैं। और इसके बाद आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन जो एक यूजर खुद से डिफाइन करता है, यानी कि हम किसी भी काम को आसान करने के लिए डिफाइन करते हैं फंक्शंस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर आपको बनाना है जिसमें एक ही काम बार बार होता है। यहाँ पर अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल-C प्रेस करते हैं तब टेक्स्ट कॉपी होता है। उसी प्रकार से अगर आप कॉपी बटन में क्लिक करते हैं तब भी वो टेक्स्ट कॉपी होता है। अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं तब भी वो टेक्स्ट कॉपी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ही काम करने के लिए हमारे पास 3 से 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। तो क्या इस एक फंक्शन को 4 बार करने के लिए किसी डेवलपर ने 4 बार कोड लिखा होगा? बिल्कुल नहीं। कोड सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है और ये अलग अलग जगहों पर प्लेस किया जाता है ताकि यूजर को किसी भी काम करने में सहूलियत हो। आज हम इसी प्रकार के फंक्शंस बनाना सीखेंगे और देखेंगे हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं या फिर इन्हें हम कैसे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फंक्शन होता क्या है? फंक्शन होता है एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। अब सपोज आपको एक काम करना है, उसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 लाइन का कोड लिखना है और वही काम आपको अगेन एंड अगेन रिपीट करना होगा, यानी अगेन एंड अगेन आपको वो 15 लाइन ऑफ कोड अपने प्रोग्राम में लिखनी होगी। तो जब इस प्रकार के आपके पास टास्क आते हैं कि आपको एक ही काम बार बार करना हो, तो हम यूज कर सकते हैं फंक्शंस का, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स का एक कलेक्शन बना के या फिर हम बोल सकते हैं एक पैकेट बना के हम रख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं फंक्शंस। और जरूरत आने पर उस पैकेट को यूज करते हैं, इसे कहा जाता है फंक्शन को कॉल करना। और ऑब्वियसली एक फंक्शन को एग्जीक्यूट या फिर रन करने के लिए हमें उन्हें कॉल करने की जरूरत है। और फंक्शंस का यूज आप तब भी कर सकते हैं जब आपके पास कोई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो। सिंपली आपको उस प्रोग्राम को छोटे छोटे यूनिट्स में या फिर मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है और फिर आप अलग अलग लोगों को वो मॉड्यूल्स दे सकते हैं ताकि उन पे वो काम कर पाए। एंड फाइनली जब सभी का काम हो जाए, उसके बाद आप एट द एंड उन सभी मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एक सिंगल लार्ज प्रोग्राम बना सकते हैं। इससे आपका जो कोड है वो बहुत ही जल्दी रेडी हो सकता है। और एक बार अगर आपने फंक्शन लिख लिया तो आप इस फंक्शन को किसी भी प्रोग्राम में या फिर किसी अदर फाइल में भी इजीली यूज कर सकते हैं। फंक्शंस जो है, यहाँ पर फंक्शंस की 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला है बिल्ट इन, दूसरा है मॉड्यूल्स और तीसरा है यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन का मतलब होता है ऐसे फंक्शंस जो पहले से आपको पाइथन लाइब्रेरी में बने हुए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है len, यानी लेंथ फंक्शन का यूज करके आप लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अपेंड फंक्शन का यूज करके आप एक लिस्ट के एंड में एक न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। पॉप मेथड का यूज करके आप लिस्ट से किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज मॉड्यूल्स। मॉड्यूल का मतलब होता है एक स्पेशल फाइल में सिर्फ फंक्शंस लिखना, और जब भी हमें उस फंक्शन की जरूरत हो आप सिंपली उस मॉड्यूल को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो PyWhatKit या OpenCV पाइथन की ये बहुत ही फेमस मॉड्यूल्स हैं। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखे गए हैं। अगर आपको अपना पाइथन ऑटोमेट करना है, दैट केस आप पाइथन का PyWhatKit मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं, इन्हें यूज करके आप अपने व्हाट्सएप को ऑटोमेट कर सकते हैं। और थर्ड है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का मतलब ऐसा फंक्शन जो एक यूजर यानी कि हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, इसका काम क्या होगा, ये इनपुट कैसे लेगा या आउटपुट कैसा देगा। यहाँ पर हर चीज आप खुद से डिसाइड करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बिल्ट इन फंक्शन के। इंट, str, फ्लोट जैसे हम मोस्टली लिखते हैं जब भी हमें एक इनपुट लेना होता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं एक इनपुट लेता हूँ a = इनपुट एंटर अ नंबर, और उसके बाद हम प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ a। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ तो आप आउटपुट देख सकते हैं एंटर अ नंबर, मैंने इनपुट लिया 3 और आप इसका आउटपुट देख सकते हैं क्लास str। जबकि हम ये जानते हैं कि 3 एक नंबर है, स्टिल पाइथन उसे कंसिडर करता है एक स्ट्रिंग की तरह, यानी कि एक टेक्स्ट की तरह। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इंट फंक्शन, यानी कि हम अगर यहाँ पर यूज कर ले इंट इनपुट ऑफ एंटर अ नंबर, यानी मैंने एक नंबर को इनपुट लिया, उसके बाद उसे कन्वर्ट किया इंट में, यानी एक इंटीजर या फिर एक नंबर में। और अब अगर मैं इसे इनपुट देता हूँ 3, अब आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर क्लास इंट। यानी एक इंट फंक्शन जो है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है और इसका काम है किसी भी एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना। ऐसे ही आपको बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे पाइथन में, जैसे कि इनपुट फंक्शन है, eval फंक्शन है, एंड सो ऑन। आपको अगर किसी लिस्ट में मैक्सिमम, मिनिमम या एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इस प्रकार से मैक्स, मिन और एब्सोल्यूट फंक्शंस। एंड लेन फंक्शन, राउंड फंक्शन, ये सभी जो है ये
सभी एग्जांपल्स हैं बिल्ट इन फंक्शंस के। सेकंड इज मॉड्यूल फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर यहाँ पर मुझे a का स्क्वायर रूट निकालना है और उसे स्टोर करना है b के अंदर, तो मैंने लिखा b इक्वल टू math.sqrt एंड प्रिंट b। यानी सबसे पहले हमने एक नंबर इनपुट लिया, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाला और उसे प्रिंट किया। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही हम यहाँ पर नंबर इनपुट करते हैं और एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ एक एरर जनरेट होगा, नेम मैथ इज नॉट डिफाइंड। ये जो मैथ है ये पाइथन को नहीं पता कि ये क्या है। इसमें ये है पाइथन का एक मॉड्यूल, और एक मॉड्यूल के अंदर अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपको उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना होगा। मुझे यहाँ लिखना होगा इम्पोर्ट। अब अगर मैं इसे अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ, आप आउटपुट देख सकते हैं, एंटर नंबर 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले मैथ मॉड्यूल को हमारे पाइथन प्रोग्राम में इम्पोर्ट किया। देन मैथ के अंदर यहाँ पर एक फंक्शन है sqrt जो हम इजिली यूज कर सकते हैं। जब तक आप इस मॉड्यूल को इम्पोर्ट नहीं करेंगे उसके अंदर की फंक्शंस को आप यूज नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड अ मॉड्यूल फंक्शन। इसी प्रकार से बहुत सारे मॉड्यूल फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यानी कि आप खुद से अपना खुद का एक फंक्शन कैसे बना सकते हैं। किसी भी फंक्शन को बनाने से पहले को पता होना चाहिए कि फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, यानी फंक्शन को कैसे बनाया जाता है। इसे हम प्रोग्रामिंग की भाषा में बोलते हैं फंक्शन का सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। तो एक फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले यूज किया जाता है कीवर्ड, जो कि है डेफ यानी कि डिफाइन अ फंक्शन। उसके बाद लिखा जाता है फंक्शन का नाम। अब अगर मुझे यहाँ पर दो नंबर्स को ऐड करना है, मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को नाम देना चाहूंगा सम। आप जो भी नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं। देन ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के अंदर हम पास करते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर का मतलब होगा द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि आप कितने इनपुट्स देने वाले हैं और किस प्रकार के इनपुट्स देने वाले हैं। यहाँ पर मैं इनपुट देने वाला हूँ 2 नंबर, तो मैंने लिख दिया 2 वेरिएबल्स, देन कोलन एंड एंटर करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मेरा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली इंडेंट हो चुका है, यानी कि अब हम जो है फंक्शन की बॉडी के अंदर है। फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने लिखा सिंपली c इक्वल्स टू a प्लस b एंड प्रिंट। यहाँ पर हम जैसा चाहे उसे प्रिंट करा सकते हैं, सम इज c। ये है मेरा फंक्शन और यहाँ पर मेरा फंक्शन एंड हो चुका है। ये फंक्शन का एक सिंपल सा सिंटैक्स है। सबसे पहले आपको यूज करना होगा डेफ कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, उसके बाद आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स की लिस्ट, जिसमें हम ये बताते हैं कि हम कितने इनपुट्स लेने वाले हैं। उसके बाद आपको प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर देना होगा जो भी आपका एग्जीक्यूशन है या फिर स्टेटमेंट्स हैं, एंड दैट्स इट। ये आपका फंक्शन डेफिनेशन खत्म हो चुका है। उसके बाद बारी आती है इस फंक्शन को यूज कैसे करना है, जिसे हम कहते हैं फंक्शन कॉल करना। फंक्शन कॉल करने के लिए आपको सिंपली उस फंक्शन का नाम लिखना होगा। नाम लिखने के बाद अगर आपका फंक्शन 2 पैरामीटर्स लेता है तो आपको यहाँ पे 2 इनपुट्स प्रोवाइड करने होंगे। जैसे मेरा फंक्शन इनपुट लेता है 2 पैरामीटर्स, तो मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया 2,5। और अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, आउटपुट आ चुका है सम इज 7। और इसी प्रकार से अगर मुझे यहाँ पर एक और एडिशन चाहिए तो मैंने सिंपली लिखा सम 14, और इसे अगर मैं फिर एग्जीक्यूट करूंगा तो आप आउटपुट देख सकते हैं सम इज 7, सम इज 20 एंड सो ऑन। यानी कि हम फंक्शन को सिर्फ एक बार डिफाइन करते हैं और जितने बार चाहें आप उतने बार इसे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको सिंपली फंक्शन का नाम देना होगा और फंक्शन के नाम के बाद आपको यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। अगेन अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आउटपुट देख सकते हैं सम इज 7, 20, 123, 76 एंड सो ऑन। हमने नंबर तो अलग अलग पास किए, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था वो सेम रहेगा। यानी कि जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पाइथन ये एज्यूम करता है कि यहाँ पर है हमारा मेन। बाय डिफॉल्ट पाइथन में आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इसे स्किप करते हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है वो हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है मेन से। यानी कि जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा रन होना, ये सबसे पहले जाएगा सम 2,5, और जैसे ही पाइथन रीड करेगा सम 2,5, ये आगे का एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। सबसे पहले ये जाएगा डेफ सम के पास, देन चेक किया जाएगा। यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हमें पास करने थे और हमने यहाँ से 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए हैं। यानी a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू 5। देन c इक्वल्स टू a प्लस b, सिंपल सा एडिशन होगा, उसे प्रिंट कर दिया जाएगा और प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो वापस यहाँ पर अगेन सेकंड लाइन में जाएगा। अगेन ये देखिएगा सम, फिर हमारा जो कंट्रोल है वो आगे ना जाकर इस फंक्शन के पास ट्रांसफर होगा और अब a और b की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 14 एंड 6 से, एंड अगेन उन दोनों का एडिशन होकर प्रिंट होगा। तो इस प्रकार से आप कुछ स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक ग्रुप में रख सकते हैं और इस ग्रुप को कहा जाएगा फंक्शन। और जब भी आपको इसकी जरूरत हो आपको सिंपली इन्हें कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ देयर नेम। यहाँ पर हम फंक्शन 4 प्रकार से बना सकते हैं, वो चारों टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला ये हमारा एक प्रकार है, इसमें हमने देखा कि फंक्शन इनपुट तो ले रहा है बट आउटपुट यानी कि किसी भी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। इसे हम कह सकते हैं फंक्शन दैट टेक्स आर्ग्यूमेंट्स बट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। यानी एक ऐसा फंक्शन जो आपसे आर्ग्यूमेंट्स तो लेता है बट किसी भी प्रकार के आउटपुट को रिटर्न नहीं करता। ध्यान रहे यहाँ पर ये किसी भी आउटपुट को रिटर्न नहीं कर रहा है, ये सिर्फ उसे प्रिंट करता है।
इसी प्रकार से इसका जो दूसरा वेरिएशन है वो है द फंक्शन दैट टेक्स आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स द वैल्यू, यानी एक ऐसा फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट भी लेगा और आपको वैल्यू भी रिटर्न करेगा। जब भी आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना होगा, जिसके अंदर स्टेटमेंट आएगा जो कि है रिटर्न सी, प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं कॉल करूं यहाँ पर sum 2,5 तो हमें यहाँ पर एक एरर देखने मिलेगा कुछ इस प्रकार का। ऑब्वियसली ये कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर है, इसलिए हमें यहाँ पर किसी प्रकार का एरर देखने नहीं मिला, बट स्टिल हम समझ सकते हैं हमें आउटपुट भी नहीं मिला। उसका रीजन ये है, जब हमने लिखा sum 2,5 तो प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर हो गया इस फंक्शन के पास। a की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 2 से, b की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 5 से, c की वैल्यू हो गई 2 + 5 विच इज 7, रिटर्न c। इसने वैल्यू तो रिटर्न कर दी, लेकिन वैल्यू रिटर्न आने के बाद हमने उस वैल्यू को कहीं पर भी प्रिंट नहीं किया, इसलिए हमें उस वैल्यू को सबसे पहले कैच करना होगा। मैंने कैच कर लिया d के अंदर। अब मैंने प्रिंट किया यहाँ पर sum is d। तो कुछ इस प्रकार से अब हमारा प्रोग्राम काम करेगा और अब आउटपुट देख सकते हैं sum is 7। हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर आपके फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट आता है तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसे कैच करने के लिए आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस प्रकार से होगा, सबसे पहले sum 2,5 यानी ये कॉल करेगा इस फंक्शन को, इसके अंदर आने के बाद सी के अंदर इन दोनों की वैल्यूज ऐड होगी, देन यहाँ से वैल्यू को वापस थ्रो किया जाएगा जिसने इसे कॉल किया था, और इसे कॉल करने वाला था डी। तो सी की वैल्यू है 7, अगेन डी की वैल्यू भी हो जाएगी यहाँ पर 7, और एट द एंड हम प्रिंट करेंगे sum is d, तो हमें आउटपुट मिलेगा sum is 7। आई होप आपको इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्लियर हो चुका हो। तो ये हो गए दो प्रकार, एक ऐसा जिसमें आर्ग्यूमेंट्स लिया हमने और किसी प्रकार का रिटर्न नहीं दिया, ये दूसरा था जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स भी लिए और एक वैल्यू को रिटर्न दिया। थर्ड टाइप है जिसने आपसे न वैल्यू इनपुट ली और न किसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न किया। ये रहेगा मेरा प्रोग्राम डेफ MSG, आप जो भी नाम देना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैंने इसके अंदर मैं यहाँ पर देना चाहूंगा प्रिंट। तो जिस प्रकार से मैं यहाँ पर इन लाइंस को प्रिंट करना चाहूंगा एक मैसेज के अंदर, अब मुझे अगर इन 3 लाइंस को प्रिंट करना है, मैंने सिंपली लिखा मैसेज, यानी कि मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और अगेन ऐसे रन करेंगे और आउटपुट देख सकते हैं, ये तीनों लाइंस आपको आउटपुट में देखने मिल जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पे एक बार और लिखूं मैसेज, एक बार और लिखूं मैसेज, अब आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से आपको वही 3 लाइंस मल्टीपल टाइम्स लिखी हुई मिलेंगी। यानी अगर आपको ये लाइन अपने सॉफ्टवेयर में या अपने प्रोग्राम में बार बार प्रिंट करनी है तो आपको उसकी जरूरत नहीं होगी, आपको सिंपली एक फंक्शन डिफाइन करके रखना है जो इस काम को बार बार प्रिंट करेगा। तो ये था हमारा थर्ड टाइप। और लास्ट है एक ऐसा फंक्शन जो हमसे इनपुट तो कुछ ही लेगा, लिमिटेड लेगा, लेकिन आपको मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल डेफ कैलकुलेट, यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया कैलकुलेट, और ये मुझसे इनपुट लेगा a एंड b, यानी मुझसे ये 2 इनपुट्स लेगा, लेकिन ये मुझे आउटपुट देगा 4। सबसे पहले सम इक्वल्स टू a प्लस b, इस प्रकार से डिफरेंस इक्वल्स टू a माइनस b, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू a इंटू b, डिवीजन इक्वल्स टू a डिवाइड b। अब हमने इन्हीं 4 नंबर्स पे ये पूरे के पूरे कैलकुलेशंस अप्लाई कर दिए, यानी सिंपली आपको 2 नंबर्स इनपुट लेने हैं और उनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों काम करने हैं। एट द एंड आपको इन चारों को एक साथ रिटर्न करना है। फॉर दैट हम लिखेंगे रिटर्न सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमने चारों वैल्यूज को एक साथ रिटर्न करवा दिया। और अब अगर मैं आता हूँ अपने मेन प्रोग्राम में, तो सिंपली मुझे इस कैलकुलेट को कॉल करना होगा 5, अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, अगेन आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि रूल अब भी सेम रहेगा। अगर किसी फंक्शन के अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट देखने मिले, यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए जो इन वैल्यूज को कैच कर पाए, यानी यहाँ से ये जो 4 वैल्यूज थ्रो होंगी वो यहाँ पर कोई ना कोई कैच करने के लिए होना चाहिए। और इन्हें कैच करने के लिए मैं यहाँ पर 4 कॉमन वेरिएबल्स बना लेता हूँ, कैलकुलेट 5, 6। यहाँ पर 4 वेरिएबल्स की जरूरत इसलिए होगी क्योंकि यहाँ से 4 आउटपुट आपके पास आने वाले हैं। अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट सम इज, तो जिस प्रकार से आपको इन चारों को प्रिंट कराना होगा, मैं जल्दी से इन्हें प्रिंट कर लेता हूँ। चारों को मैंने कर लिया प्रिंट एंड रन करेंगे इसे एग्जीक्यूट। तो जिस प्रकार से अब आपको आउटपुट देखने मिल जाएगा 5 और 6 का एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आपको सिंपल एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से चारों की चारों वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं। और यही नहीं, इस प्रोग्राम में हम एक थोड़ा सा और चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन स्टेटमेंट्स को रिमूव कर देंगे, और अगर यहाँ पर मैं 4 वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करना चाहता, मैं सिंपल यहाँ पर एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में इन चारों वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूँ, तो ये भी पॉसिबल है। रिजल्ट इक्वल्स टू कैलकुलेट 5, 6, अगेन एग्जीक्यूशन सेम रहेगा, कैलकुलेट 5, 6 अपने कंट्रोल को लेके यहाँ आएगा, इन दोनों नंबर्स पर ये चारों के चारों
ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे एंड देन ये चारों वैल्यूज जो है वो रिटर्न कर दी जाएंगी रिजल्ट के। अब हमें रिजल्ट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वन बाय वन उन्हें प्रिंट करना होगा। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एक फॉर लूप और आई इन रिजल्ट प्रिंट, यानी रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं हम उन्हें वन बाय वन फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करेंगे। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, आउटपुट वही देखने मिलेगा 11 -1 30 एंड 0.833। तो कुछ इस प्रकार से आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं। कुछ टर्म्स जो एक फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वो है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स का मतलब होता है वो वेरिएबल्स जो आप फंक्शन डेफिनेशन के समय लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बात करें तो ये a और b जो है ये दोनों के दोनों है पैरामीटर्स। उसी प्रकार से दूसरा टर्म आता है जो कि है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब वो वैल्यूज जो आप पास करते हैं एक मेन फंक्शन से एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास। तो ओवरऑल अगर देखा जाए जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं तब हम यूज करते हैं वर्ड पैरामीटर, और जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तब यहाँ पर यूज किया जाता है वर्ड दैट इज आर्ग्यूमेंट। बात करें अगर आर्ग्यूमेंट्स की तो यहाँ पर आपके पास 4 टाइप की आर्ग्यूमेंट्स देखने मिल जाती हैं, पोजिशनल, डिफॉल्ट, कीवर्ड एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। अब इन चारों टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को वन बाय वन समझ लेते हैं, और इसे समझने के लिए अगेन हम यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन बना लेंगे, डेफ कैल्क a, b प्रिंट a - b, और अब इसे कॉल कर लेंगे सिंपली 100, 200। तो कुछ इस प्रकार से अगर मैं अपना प्रोग्राम बनाता हूँ और इसे रन करता हूँ तो हमें आउटपुट देखने मिलेगा यहाँ पर -100, क्योंकि ऑब्वियसली 100 - 200 विल बी। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर दूँ 200, 100, अगेन अगर मैं इसे रन कर दूँ अब मुझे आउटपुट मिलेगा यहाँ पर 100 का। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब होगा आपके आर्ग्यूमेंट्स एज इट इज रहेंगे और ये कभी भी अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। अगर मेरा प्रोग्राम है a - b और अगर a की वैल्यू बड़ी है तो ऑब्वियसली हमें आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव, और अगर a की वैल्यू छोटी है तो हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पर नेगेटिव। ये है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। सेकेंड इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए अब सपोज मैंने यहाँ पर कुछ इनपुट इस प्रकार से दिया कैल्क 200, और अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो हमारे प्रोग्राम में एक एरर जनरेट होगा, और एरर हम देख सकते हैं यहाँ पर मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। यानी यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम इसे 2 वैल्यूज देंगे बट हमने सिर्फ एक ही वैल्यू प्रोवाइड की। ऐसी प्रॉब्लम्स कई बार आ सकती हैं। इस कंडीशन में हम यूज करते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब होगा अगर यूजर किसी भी आर्ग्यूमेंट को देना भूल जाता है, चाहे वो इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली, तब भी हमारे प्रोग्राम में किसी भी टाइप के एरर नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैं कर देता हूँ b = 5, और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार का एरर देखने नहीं मिलेगा। आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर 195, क्योंकि a की वैल्यू होगी 200, b की डिफॉल्ट वैल्यू ले ली जाएगी 5। बट अगर यहाँ पर मैं करूँ 200, 50, तो अब हम आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे अब आउटपुट मिलेगा 150 ना कि 195। इसका रीजन ये है अगर आपने वैल्यूज प्रोवाइड की हैं तो ये वैल्यू को ओवरराइड करेगा, और अगर आपने वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है तो ये उस वैल्यू को यूज करेगा जो आपने फंक्शन डेफिनेशन के समय दी थी। दिस इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, यानी एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो अपने फंक्शन डेफिनेशन के समय एक वेरिएबल को दे दी कि अगर फंक्शन कॉलिंग के समय उसे वैल्यू नहीं दे पाए तब भी हमारे प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का एरर जनरेट ना हो। थर्ड इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, यानी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो पर्टिकुलर आप नाम के थ्रू भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन बना लेंगे मैसेज नाम का, और यहाँ पर मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स देना चाहूंगा, नेम, msg। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जो मुझसे 2 इनपुट लेगा, या फिर एक नाम इनपुट लेगा एक मैसेज इनपुट लेगा, और उन दोनों को सिंपली प्रिंट करेगा। प्रिंट कुछ इस प्रकार का रहेगा मेरा फंक्शन, हेलो नेम मैसेज। मैं जो भी नाम और जो भी मैसेज दूं वो इस हेलो के साथ यहाँ पर मुझे आउटपुट में देखना है। अब सिंपली मुझे इस मैसेज को कॉल करना होगा या फिर इस फंक्शन को कॉल करना होगा। फॉर द टाइम बिंग मैंने यहाँ पर लिखा, अगर मैंने ये प्रोग्राम बनाया और इसे रन करता हूँ तो आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर हेलो शेरिन गुड मॉर्निंग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो पहला आर्ग्यूमेंट यानी कि जो नाम है ये चला जाएगा नेम में, और गुड मॉर्निंग ये जो मैसेज था ये चला जाएगा MSG में, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर इनिशियलाइज होगा और प्रिंट होगा। ये हो गया नॉर्मल पैरामीटर पासिंग। अब मैंने लिखा मैसेज गुड मॉर्निंग कॉमा, मैं लिखता है नाम, आप देख सकते हैं हेलो गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट मैसेज है वो चेंज हो चुका है, बल्कि हम ऐसा नहीं चाहते थे। मेरा अभी भी टारगेट यही था कि हेलो के बाद मेरा नाम प्रिंट हो और उसके बाद मैसेज। तो ये प्रॉब्लम्स कई बार आ सकती हैं। इस कंडीशन में हम यूज करते हैं कीवर्ड बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स का। कीवर्ड बेस्ड का मतलब होगा अगर आपके वेरिएबल का नाम MSG है, आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं मैसेज इज दिस एंड नेम इज दिस। इस प्रकार से अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो अगेन आपको सेम आउटपुट देखने मिलेगा, हेलो शेरिन गुड मॉर्निंग। यानी हमने जब फंक्शन को कॉल किया उस समय हमने बता दिया
ये जो आर्ग्यूमेंट है, भले ही हम इसे पहले लिख रहे हैं, लेकिन ये पहले वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट है विच इज़ द मैसेज। उसी प्रकार से जो बाद में आर्ग्यूमेंट लिखा जा रहा है, हमने आर्ग्यूमेंट भले ही बाद में दिया, लेकिन इसे आपको पहले रखना है, जो कि हमारा पहला आर्ग्यूमेंट था नेम। कुछ इस प्रकार से काम करेगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। और लास्ट टाइप आर्ग्यूमेंट्स हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, यानी यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कितने आर्ग्यूमेंट्स हमारे प्रोग्राम में होने वाले हैं या फिर कितने वेरिएबल्स हमारे फंक्शन को हमें प्रोवाइड करने हैं। इन दैट केस हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का। सिंपली हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे डेफ सम के बाद आपको लिखना है यहाँ पर स्टार एन। स्टार का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी हमें भी नहीं पता कि एन में कितने आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। हो सकता है हमने 2 नंबर पास किए, हो सकता है हमने 10 नंबर पास किए, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। अब थोड़ा सा प्रोग्राम रेडी कर लेते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम को समझ लेंगे। तो ये है हमारा प्रोग्राम जहाँ पर मैंने लिखा डेफ सम स्टार एन। स्टार एन का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे नहीं पता। सबसे पहले एस की वैल्यू है 0 और आई इन एन। अगर आपने 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए तो ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपने 10 आर्ग्यूमेंट्स दिए तो ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। एवरी टाइम सम में आई की वैल्यू ऐड होती जाएगी और एट द एंड हम सम को प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सम ब्लैंक, यानी कि मैंने इसे एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो इसका आउटपुट हमें देखने मिलेगा द सम इज 0। बट अगर मैंने यहाँ पर लिखा सम 1, 2, अब मैंने इसे 2 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, तो इन दोनों वैल्यूज को ये ऐड करेगा और प्रिंट करके देगा। इसी प्रकार से अगर मैंने लिखा 3, 4, 5, अब मैंने यहाँ पे 5 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए और अब इसे एग्जीक्यूट करें तो ये इन पांचों वैल्यूज को ऐड करेगा। यानी यहाँ पर अब आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने आर्ग्यूमेंट देंगे या कितने नहीं देंगे। आप अगर 0 आर्ग्यूमेंट देते हैं तब भी आपके प्रोग्राम में एरर नहीं होगा, और अगर आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट देते हैं तब भी आपको प्रोग्राम में किसी प्रकार का एरर जनरेट नहीं होगा। और यही नहीं, आप एक मैसेज के अंदर इवन एक लिस्ट को पास कर सकते हैं, एरे पास कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी टाइप का डेटा को एक फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया डेफ एवीडी, या फिर हम बोल सकते हैं एवरेज, और इसके अंदर मैं एक लिस्ट पास करूंगा और टाइमिंग मैंने उसका नाम दे दिया LST। हम यहाँ पर इस लिस्ट को सिंपली प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट LST। ये लिस्ट हमारे पास है मेन फंक्शन में विद द नेम LST1। LST1 एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ नंबर्स रखे हुए हैं कुछ इस प्रकार से, और अब मैंने सिंपली इस लिस्ट को पास कर दिया एवरेज फंक्शन के अंदर, एवरेज ऑफ LST1 एंड कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट को पास कर दिया एक फंक्शन के पास, और जब ये फंक्शन के पास गई यहाँ पर हमने सिंपली उस लिस्ट को प्रिंट कर दिया। ऐसे ही कई सारे और अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं बाय पासिंग लिस्ट टू द फंक्शंस। और फंक्शंस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा जुड़ा हुआ आता है वो होता है उनका स्कोप, यानी आप जो भी वेरिएबल्स यूज करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर उनका स्कोप क्या होगा। स्कोप का मतलब उनकी वैलिडिटी या फिर उनकी रेंज कहाँ तक होगी। स्कोप समझने के लिए अगेन मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना लूंगा। अगेन हमने सेम प्रोग्राम बनाया जो हमने पहले बनाया था, यहाँ पर हम समझेंगे इसका स्कोप। स्कोप का मतलब होगा लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। अब अगर हम यहाँ पर नोटिस करें ए और बी जो हैं ये दोनों के दोनों इस कैल्क फंक्शन के अंदर डिफाइन किए गए हैं, यानी कि इनका जो स्कोप है वो होगा विद इन द फंक्शन, यानी हमारे ये जो वेरिएबल्स हैं ए और बी ये इस फंक्शन के बाहर यूज नहीं किए जा सकते। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट ए, तो ये इनवैलिड होगा क्योंकि ए के पास कोई वैल्यू नहीं है, और हम देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड लाइन आ चुकी है। रीजन ये है ए एक ऐसा वेरिएबल है जो कैल्क का लोकल मेंबर है, ये कैल्क को छोड़ के बाहर नहीं आ सकते, कि हमारे इस लाइन में होगा एरर। इसी प्रकार से हम बी और सी इन दोनों वेरिएबल्स को भी बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स जो हैं वो सिर्फ लोकल होंगे इस फंक्शन के लिए। ए बी सी ये तीनों के तीनों कैल्क के लोकल वेरिएबल्स। नेक्स्ट अगर बात करें डी की, तो डी है मेन फंक्शन के अंदर, और मेन फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स लिखे जाते हैं वो होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ऐसा वेरिएबल जो थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर भी लिखे जा सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट डी, तब भी इस प्रोग्राम में किसी प्रकार का एरर जनरेट नहीं होगा। इसका रीजन ये रहेगा डी एक ग्लोबल वेरिएबल है, और एक ग्लोबल वेरिएबल आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो फंक्शन के अंदर हो या फंक्शन के बाहर। ओवरऑल अगर इसे समराइज करें, एक स्कोप का मतलब होगा एक लाइफ टाइम, यानी एक वेरिएबल आपका कब तक और कहां तक एक्सेस किया जा सकता है। 2 प्रकार के स्कोप होते हैं, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब एक वेरिएबल जो है एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही हमेशा एग्जिस्ट करेगा, उसके बाहर वो नहीं आ सकता। और ग्लोबल स्कोप का मतलब होता है वो जो वेरिएबल है वो कभी भी कहीं पर भी मूव कर सकता है और आप कहीं पर भी उसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने,
हम किस प्रकार से यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं, उन्हें रिवोक कर सकते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और अपना काम ऑन द गो करवा सकते हैं। आई होप आपको फंक्शन में किसी प्रकार के डाउट्स नहीं होंगे। स्टिल अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको आंसर देने की। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।